सो बच्चों वेलकम। पिछले वाले क्लास में मैं लेसन नंबर लिखना भूल गया था। तो लेसन नंबर 8 है ये, और पिछला वाला क्लास लेसन नंबर 7 था। तो इस वाले क्लास में बच्चों एक्सरसाइज 5.4 जो कि ऑप्शनल है, मतलब आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, क्योंकि आप जब जितना ही क्वेश्चन करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट ब्रशअप होगा, उतना ही आपकी समझदारी बढ़ेगी। सो इरेस्पेक्टिव ऑफ कि ये ऑप्शनल है या नहीं है, हम करते हैं। ठीक है, सो आज क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। विच टर्म ऑफ द एपी, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और प्रोग्रेशन क्या दिया हुआ है 121, 117, 113। अब सिंस इसने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख दिया है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं मान लेता हूं कि 121, 117, 113 इस तरीके से जो भी आगे बढ़ेगा ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। और फिर भी अगर नहीं मानना है तो चेक करके भी देख सकते हैं। तो लेट्स सी, एक बार हम देखते हैं क्या दिया हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 121, दूसरा है नंबर 117, उसके बाद 113, ऐसे ही करके आगे बढ़ रहा है। मुझे जानना है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, तो इसमें से इसको घटा दिया जाए। आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को घटा दिया जाए। 117 माइनस 121 कितना आ गया? -4। अब इस पे भी देखते हैं, 113 में से 117 को घटा दिया जाए। 113 में से 117 को घटा दिया जाए, ये भी आता है -4। तो हमें पता चल गया कि यही है कॉमन डिफरेंस डी, जो कि हर जगह बराबर आ रहा है। राइट, सो हमें इतना पता चल गया कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर मैं लिखना चाहूं तो साइड में लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू 121 है पहला टर्म, देखो फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 121। और जो इसका कॉमन डिफरेंस अभी हमने पता किया वो पता किया -4, ये हमने साइड में लिख लिया। ओके, आगे देखते हैं। विच टर्म ऑफ एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ओके, मतलब कि ये ऐसे ही करते करते आगे बढ़ेगा ना। देखो ये कौन सा टर्म है, दिस इज माई फर्स्ट टर्म, दिस इज माई सेकेंड टर्म, दिस इज माई थर्ड टर्म, ऐसे ही करते करते आगे बढ़ेगा। तो ये पूछ रहा है ऐसा कौन सा टर्म है, लेट्स से मुझे नहीं पता nth टर्म। अब ये घट रहा है, तुम देखोगे 121 के बाद 117, 113, ऐसे ही घटते घटते कभी जीरो के पास भी तो पहुंचेगा। और जीरो के बाद -1 या -2 कुछ भी तो आएगा, है ना। क्या आएगा वो सब हम देखेंगे, अभी निकालेंगे। लेकिन कभी तो ऐसा होगा जो कि जीरो के करीब, क्योंकि घट रहा है ये 121 के बाद 4 कम 117, इससे भी 4 कम हो गया 113, क्योंकि कॉमन डिफरेंस -4 है। इसके बाद क्या आएगा देखो, इसमें से 4 कम कर दो तो 109। तो ऐसे ही कम होते होते कभी तो जीरो के पास पहुंचेगा और फिर नेगेटिव भी होगा। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा टर्म होगा जो पहला नेगेटिव टर्म होगा, यही क्वेश्चन है। तो ये वाला जो nth टर्म है, मैं मान लेता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूं कि पहला nth टर्म ऐसा होगा जो कि पहला नेगेटिव टर्म आएगा। ठीक, तो nth टर्म कैसे निकालते हैं? nth टर्म किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब मुझे पता है कि a क्या है, a की वैल्यू पता है, d की भी वैल्यू पता है, मैं यहां पे रख दूंगा। तो क्या रखेंगे, a के जगह पे 121 रख दिया, प्लस n-1 इंटू डी के जगह पे है -4। अब किसी भी तरीके से करके अगर ये नेगेटिव हो जाए ये वाला, ठीक है, तो मैं मानूंगा कि n जो है
पहला ऐसा टर्म है जो कि नेगेटिव हो गया, है ना। तो दिस शुड बी लेस देन जीरो किसी भी तरीके से, क्योंकि जब तक ये ग्रेटर देन जीरो है ये वाला टर्म, तब तक तो ये पॉजिटिव देता रहेगा, इसलिए मैंने लेस देन जीरो कर दिया। अब कैसे निकालें? अब हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि n का क्या वैल्यू रखें कि जो ये नेगेटिव हो जाए। तो देखो कैसे करेंगे, इसको और ओपन करो, 121 प्लस ये कितना हो गया, -4n लिखना है, n से मल्टीप्लाई होगा ना, -4, -4n फिर +4, ये आना चाहिए लेस देन जीरो, इंप्लाइज 121 प्लस 4 125 -4n, ये आना चाहिए लेस देन जीरो। अब तुम सोचो n के जगह जगह पे क्या रख दें कि लेस देन जीरो हो जाए। तो चलो मैं ऐसे गेस करके बताता हूं। n इक्वल टू, एक मिनट मुझे थोड़ा टाइम दो, 31। n इक्वल टू, ऐसे ही मैंने मान लिया 30 मान लिया, चलो 31 छोड़ दो। n इक्वल टू 30 होता अगर, तो क्या होता देखो तो, 125 माइनस 4 × 30 कितना हो गया, 120। तो ले देके अभी भी 5 बचा, ये 120 माइनस 120, ये ग्रेटर देन जीरो है। और ग्रेटर देन जीरो मतलब अगर n इक्वल टू 30 लेते हैं तो ये 125 माइनस 125 आया, मतलब कि जो 30th टर्म होगा, यहां पे थोड़ा सा स्क्वीजिंग करते हैं, जस्ट मिनट, ऐसे लिखते हैं, 121 था, कॉमा 117, कॉमा 113, ऐसे ही डॉट 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 ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। ये आपका पहला टर्म है, ये आपका दूसरा टर्म है, ये आपका तीसरा टर्म है। हाँ, अब ठीक है। अब n इक्वल टू 30 आया, अगर n इक्वल टू 30 है तो सोचो 125 माइनस 125 आया, ये 5 क्या आया, ये nth टर्म आया, nth टर्म, मतलब कि 30वां टर्म, 30th टर्म, अगर मैं 30th टर्म बोलूं तो 30th टर्म 5 होगा। तो ऐसे ही करते करते 1 2 3 थर्ड टर्म, 4 5 6 ऐसे ही मैं करके अगर 30वां टर्म पे पहुंचूंगा तो ये यहां पे 5 होना चाहिए, जैसे 113 लिखा है ना, वैसे ही यहां पे कॉमा ये 5 होना चाहिए था। क्लियर? अब और आगे बढ़ते हैं। n इक्वल टू 31 लिख देते तो तब देखते हैं क्या होता। 4 इंटू 31 कितना हो जाता, 124। तो अब यहां पे क्या आ गया, 125 माइनस 124, 31st टर्म, एक तीसवां टर्म 124, 125 माइनस 124 जो कि 1 होना चाहिए। और बात भी सही है, तुम खुद ही मुझे बताओ, एक के बाद जो दूसरा टर्म है वो कितना कम है पहले वाले से, 4 कम है। देखो 121 के बाद 117, 4 कम है ना, 117 के बाद 113, 4 कम है ना। तो अगर 30th टर्म 5 है तो 31st टर्म क्या होगा, इस 5 से 4 कम, जो कि 1 होना चाहिए। दिस शुड बी योर 31st टर्म, ये मैंने लिख दिया, कौन सा, 1। और यही फॉर्मूला से भी आ रहा है, 31st टर्म शुड बी 125 माइनस 124 जो कि 1 आ रहा है। लेकिन बात यह है कि 31st टर्म भी पॉजिटिव है। अब खुद सोच लो, अब तुम्हारे आंसर तुम्हारे आंखों के सामने है, अगर नहीं भी कुछ कैलकुलेट करें तो भी तुम सोचो, जैसे ही मैं 32nd टर्म में आऊंगा, 32 टर्म की बात करूंगा, nth टर्म माने थे ना, यहीं पे कर देता हूं, 32 टर्म की बात करूंगा तो 1 कॉमा इसके बाद वाला टर्म क्या आना चाहिए, 1 से 4 कम। 1 से 4 कम क्या है, 1 माइनस 4 इक्वल टू -3, तो यहां पे हो गया -3। तो यूं कहा जाए कि जो 32nd टर्म है, 32 टर्म मतलब 32nd टर्म, 32वां टर्म,
इज -3 एंड दिस इज योर फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इसके बाद अगर मैं 33rd टर्म लेता हूं तो भी माइनस आएगा, नो डाउट। -3 में से 4 कम, -7 आएगा। ये भी एक नेगेटिव टर्म है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। जो पहला नेगेटिव टर्म आ रहा है वो 32nd टर्म है, ये वाला टर्म। और वो नेगेटिव नंबर कितना है? वो नेगेटिव नंबर है -3। ये ठीक है, वो यहां पे भी बना सकते थे, वो तो हमें यहीं यहीं पे दिख गया साफ साफ। ठीक है कि 30 के बाद 31st आएगा, इससे 4 कम, इसके बाद उससे 4 कम, तो यहीं पे दिख गया मुझे। और इसके अलावा तो कुछ आंसर चाहिए भी नहीं, इससे बेस्ट आंसर कुछ हो ही नहीं सकता, कि मुझे तो साफ साफ दिख रहा है 31st टर्म 1 है, और जैसे ही 32nd टर्म पे गए ये -3 हो गया। अगर चाहते तो यहां भी निकाल सकते थे, मैं बोलता कि मान लो 32nd टर्म निकालता मैं, 32nd टर्म, तो कितना आता? 125 -4 इंटू 32, 4 इंटू 32 कितना आता है? 4 इंटू 32 128, या 128, 125 में से 128 चला जाएगा, -3। ठीक है, सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। आसान था। आसान इसलिए हो गया बच्चों, हर बच्चों के लिए, हर बच्चे के लिए आसान भी नहीं होगा, लेट मी टेल यू। जो बच्चे ने वीडियो को सीक्वेंस में देखा होगा पूरी प्लेलिस्ट को, उसके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि हम यही तो करते आए हैं अभी तक। हर चीज को विजुलाइज करते आए हैं, कोई भी चीज को यूं ही फॉर्मूले पे छोड़ नहीं दिया हमने। हमने ये लिखा है ऐसे, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। अब इससे बेहतर क्या आंसर चाहिए जो साफ साफ दिख रहा है? पहला नेगेटिव टर्म -1 -2 नहीं है, बल्कि -3 है। क्यों? क्योंकि इसके पहले देख रहा हूं तो 1 है, और उसके बाद -3 आ जाएगा। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म of an arithmetic progression is 6 and their product is 8. Okay. Find the sum of the first 16 term of the AP. तो देखो पहले लिखा जाए कि क्या बोल रहा है। एक कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हम मान लेते हैं a पहला नंबर, दूसरा नंबर इससे d ज्यादा, तीसरा नंबर a+2d, ऐसे ही करके बहुत सारे नंबर होंगे। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा नीचे लिखते हैं यार, क्योंकि ना फिर आगे वाला टर्म्स लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे लिखते हैं ए, दूसरा टर्म है a+d, तीसरा टर्म है a+2d, चौथा टर्म ऐसे ही, पांचवा ऐसे ही करके होगा। ठीक, द सम ऑफ थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। तो जी तीसरा टर्म क्या है? a+2d है ना। तो तीसरा टर्म इज a+2d, तो a+2d ये जो तीसरा टर्म है, और बोल रहा है ना सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म, और सेवेंथ टर्म क्या होगा? कैसे निकालेंगे सेवेंथ टर्म? मान लो सेवेंथ टर्म निकालना होता तो a+n-1 मतलब 7-1, 7-1 6d, a+6d, ये है सेवेंथ टर्म, है ना। यहां भी देख लो a+2d थर्ड टर्म है, तो सेवेंथ टर्म a+6d। हमने जब AP समझा था तो समझा था ना, एक कम हो जाता है, तो a+6d। बोल रहा है कि ये थर्ड टर्म को, तीसरे वाले को टर्म को, और सेवेंथ टर्म को, तीसरे वाले टर्म को और सेवेंथ वाले टर्म को जोड़ दिया जाए तो ये आता है 6। ओके, एंड देयर प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों को, इस थर्ड टर्म को और सेवेंथ टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो a+2d इंटू
a प्लस 6d कर दिया जाए तो ये आता है 8। ये देखो क्वेश्चन ही बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। तो हमें क्या चाहिए, हमें सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म चाहिए। तो मैं लिखता हूं S16 हमें चाहिए। S16 कैसे निकालेंगे, सम ऑफ 16 टर्म n/2, लेकिन n मुझे पता है 16, तो 16/2 इंटू 2a प्लस n-1, n तो मुझे पता है 16, तो 16 - 1 15 इंटू d। 16/2 करके यहां पे 8 कर दूं, 8 कर देता हूं। किसी भी तरीके से ये मुझे चाहिए, S16, क्योंकि क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द एपी। अब किसी भी तरीके से इस S16 को अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मुझे a का वैल्यू चाहिए और मुझे d का वैल्यू चाहिए। किसी भी तरीके से अगर मुझे a और d का वैल्यू मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। a और d का वैल्यू रख दूंगा, मुझे S16 मिल जाएगा। ठीक, तो मेन मुद्दा ये रहेगा अब कि a और d का वैल्यू निकालना है किसी भी तरीके से। तो अब मेरे पास एक इक्वेशन तो ये है a + 2d प्लस ऐसे करके ये 6 आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आता है। ठीक, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो बच्चों क्या आता है, समथिंग करके a² आ जाएगा, प्लस 2 वेरिएबल भी हैं, है ना। तो इसको आसानी से सॉल्व करने का जो तरीका है मुझे ऐसा लगता है, और ये मेरे पास कैसे आ रहा है ये तरीका, एक्सपीरियंस है, क्वेश्चन सॉल्व करके। बहुत सारे क्वेश्चन से इस टाइप के टैकल जब आप भी करने लगे आपके दिमाग में भी आने लगेगा। प्लस ये एक्सपीरियंस मेरे पास एक और भी चीज से आपके पास भी आया होगा, शायद किसी बच्चे को आया होगा, क्योंकि हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया था बच्चों, तो आपको याद होगा हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि सम ऑफ रूट्स, हमने देखा था कि सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इतना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज इतना। इस टाइप के हमने क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाए हुए हैं, इसलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। वैसे इससे भी सॉल्व हो जाएगा। देखो इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो, इन दोनों इक्वेशन से a और d का वैल्यू निकाल लो। a और d का वैल्यू, इसमें कितने अननोन वेरिएबल है देखो, एक a है एक d है, दो अननोन वेरिएबल हैं। तो दो अननोन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए मुझे दो इक्वेशन की जरूरत है, तो इससे सॉल्व तो हो ही जाएगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा क्योंकि यहां पे a² d का फिर स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई होगा आपस में, फिर उसकी वैल्यू को पुट करोगे, तो टाइम टेकिंग है मुझे लगता है। तो मैं इस मेथड से नहीं जाऊंगा, रैदर मैं बोलूंगा कि लेट्स से इसको अल्फा मान लेते हैं, इस पूरे को रूट नहीं है ये अल्फा, तो चलो ठीक है फिलहाल के लिए अल्फा की जगह कुछ और मान लो, नहीं तो तुम लोग रूट से कंफ्यूज हो जाओगे ना। रूट को मानते थे ना अल्फा बीटा, तो उससे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने बोला कि लेट्स से इसको अल्फा नहीं मानेंगे, इसको एक्स मान लिया जाए। अब ठीक है, और इस पूरे को, ये जो 7th वाला टर्म है, इसको वाई मान लेते हैं। तो देखो a + 2d x है, a + 6d y, तो सेम ये भी तो है, a + 2d x है और ये a + 6d y है। तो इसी इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख दूं, x + y = 6, ये इक्वेशन नंबर 1। और ये देखो x * y, x * y = 8, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। डन। अब x के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, 6 - y, इस y को इधर ले जाऊं,
तो ऐसे लिख देता हूं मैं, x इज इक्वल टू 6 - y। सेम ही इक्वेशन है, कोई चेंज नहीं हुआ इक्वेशन में, बस इधर का उधर कर दिया है, इधर का माल उधर। ठीक है, तो अब x के जगह पे हमें x पता चल गया, x इक्वल टू 6 - y। x के जगह पे 6 - y रख देते हैं। 6 - y इंटू वाई इज इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व करो। 6y - y² इक्वल टू 8। इस पूरे y² को जीरो के इस साइड ले जाए तो क्या आ जाएगा, y²। 6y को भी इधर ले जाए, -6y। 8 पहले से मौजूद था, तो 8 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो। 8 4 2 जा 8 होता है, तो y² माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर दूं तो ये आएगा y-4, है ना, इसको सॉल्व करना तुम लोग, तो मैं इसमें डायरेक्टली लिख देता हूं, y इक्वल टू 4 आया और y इक्वल टू 2 आया। ये दो आंसर आए। अब अगर y इक्वल टू 4 है तो x इक्वल टू कितना होगा, देखो, x इक्वल टू 6 माइनस वाई। तो y इक्वल टू अगर 4 है तो x इक्वल टू 6 माइनस वाई, तो 6 माइनस 4, x इक्वल टू 2। और अगर y इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू अगर जो 2 है तो 6 माइनस 2, x कितना हो जाएगा, 4। x इक्वल टू 4। तो बेसिकली मेरे पास ये दो आंसर्स आए, ये भी हम अलग से नोट कर लेते हैं। मेरे पास दो आंसर आया, या तो तुम x इक्वल टू 2 ले लो तो y 4 लेना पड़ेगा, और या तो y इक्वल टू 2 ले लो तो x 4 लेना पड़ेगा। ये दो केस आया या दो आंसर आया। एंड मुझे पता है x क्या है, x ये है बच्चों, ये a प्लस 2d। y मुझे पता है क्या है, a प्लस 6d। तो अब दोनों केस लेते हैं 1 बाई 1। ठीक है, तो पहले इसका काम तमाम करते हैं, इस वाले का। तो नेक्स्ट स्लाइड, आई डोंट थिंक मैंने नेक्स्ट स्लाइड के लिए कोई वो डाला है, तो जस्ट अ मिनट है, आई विल ऐड अ ब्लैंक स्लाइड हियर। तो जी पहले ये लेते हैं, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 लिख लिया जाए। x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4, ये पहला केस है। ओहो, और दूसरा केस इस साइड में ले लेंगे कि x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2। यही दो केस आया है मेरे पास, देखो यही दो तो आंसर आया, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4, या x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2। अब मुझे पता है कि x क्या है, x को जो हमने माना था a प्लस 2d, तो लिख लिया जाए यहां पे a प्लस 2d इक्वल टू 2 एंड y कितना है जी, a प्लस 6d, तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 4। इससे मेरा a और d नहीं आ जाएगा, माइनस कर दो, है ना, कर लोगे ना, तो माइनस किया जाए तो ये कट गया, -4d इज इक्वल टू -2, तो d इक्वल टू आ गया 1/2। और d इक्वल टू अगर 1/2 है तो a कितना है बच्चों, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1 1। तो ये दो चीजें आ गई, d इक्वल टू हाफ एंड a इक्वल टू 1। बस d और a का वैल्यू मिल गया, हमें यही तो चाहिए था, किसी भी तरीके से a और d का वैल्यू मिल जाए तो s16 मिल जाएगा। तो यहां पे लिख दें s16 इक्वल टू s16 इज इक्वल टू कितना आया था, 8 इंटू 2a प्लस 15d, 8 इंटू 2a
2 × A 2 × 1 प्लस 15 × D क्या आ गया, सही है ना सब? कितना बोल रहा है? फर्स्ट 16 टर्म का सम बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एपी। तो n/2 16/2 इंटू 2a प्लस n-1 15 इंटू डी। हाँ सही तो है, ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? तो इक्वल टू क्या आ गया, इसको सॉल्व कर दें। ये हो जाएगा 2 8 इंटू 2 × 2 = 4 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। 4 + 15 19। तो इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ जी 19। ये 2 से कट गया 4 और ये 3 4 3 7 76 आया। ठीक है, तो एक तो आंसर हो गया मेरा, आ गया 76। लेकिन अभी भी मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी बाकी है और मेरे पास अपनी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से कोई ऐसा रीजन नहीं बन रहा कि मैं इसको रिजेक्ट कर दूं। जैसे अभी तक हम जो कुछ कुछ क्वेश्चंस हमने किया था, आपको याद होगा हमने कुछ आंसर रिजेक्ट कर दिए थे ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से। लेकिन अभी तक मेरे कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा, x = 4 y = 2, है ना? तो इसको भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा। हो सकता है क्या पता बाद में जाके रिजेक्ट हो जाए, हो सकता है कि सम करने पे कुछ दूसरा चीज ऐसा आ जाए जो कि मैं रिजेक्ट कर पाऊं, और नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया, वो भी आंसर है। तो देखो, अगर इसको सॉल्व करते तो x = 4 y = 2, तो x के जगह पे क्या है जी, a + 2d, इसको भी लिखेंगे a + 2d = 4। y क्या है, a + 6d, तो मैं लिखूंगा a + 6d = 2। अब क्या किया जाए जी, घटा देते हैं दोबारा, ये कट गया, 2d में से 6d चला गया, -4d = 2। तो d = -1/2। ध्यान रहे, अब अगर d = -1/2 है तो इस वाले में पुट करके देखो, a + 2 × -1/2 = 4। ये 2 2 कट गया, ये -1, ये इधर चला जाएगा, तो a = 5 आ गया बच्चों। तो मैं लिखूंगा d = ½ एंड a = 5। डन है। अब d = ½ और a = 5 जैसे ही आ गया, बस मेरा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि S16 मुझे पता है क्या है। S16 = 8 इंटू कितना था, 2a + 15d, 2 इंटू a है 5, तो सीधा लिखते हैं 10 प्लस 15 इंटू d कितना है जी, -½ अब देखो क्या आएगा, 8 इंटू एलसीएम ले लिया 2, ये क्या आ गया ऊपर में 20 -15, 2 से 4, ये कितना आ गया, 5 इंटू 4 20, 20। तो S16 आ गया 20। ये भी एक आंसर होना चाहिए, इसके दो आंसर होने चाहिए, या तो 20 या तो 76। तुम बोलो सर ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई ऐसा सीरीज है जिसका मैंने 16 टर्म किसी 16 टर्म को ऐड करके 76 भी आ सकता है या 20 भी आ सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था, द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 और उसका प्रोडक्ट 8 है। तो एक काम करें, दोनों में एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखने की है क्या। देखो a = 1 आ गया और d = ½ है, तो इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा जाए यहां पे, इसको व्हाइट में ही लिखते हैं। इससे जो AP बना वो क्या बना, a = 1 1 कॉमा
दूसरा उससे आधा ज़्यादा, ए प्लस डी होगा ना, ए प्लस डी करोगे, ए है 1, 1 प्लस 1/2 कितना आता है 1, और उसमें आधा 1.5, क्यों 2 प्लस 1 3/2 होगा ना, ये 3/2 को हम लिख सकते हैं 1.5। तो दूसरा टर्म है 1.5। तीसरा टर्म क्या होगा, इससे आधा ज़्यादा 2, चौथा 2.5, पांचवा इससे आधा ज़्यादा 3, छठा 3.5, सातवां 4। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये वाला चौथा है, ये 3 जो है ये पांचवा टर्म है, ये छठा टर्म है, ये सातवां टर्म है। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है कि नहीं। और तुमने ही पूछा है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि दो दो आंसर आ रहा है, 76 भी सही है और 20 भी सही है। तो अब देखो अगर ये सीरीज होता, क्योंकि ये बोल रहा है द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 और देयर प्रोडक्ट इज 8, तो थर्ड को पहले टिक कर लिया जाए भाई साहब, थर्ड एंड सेवेंथ। देखो थर्ड को और सेवन को अगर जोड़ दिया जाए तो 2 + 4 कितना आता है 6, और इनका प्रोडक्ट 2 × 4 8, और इनको अगर ऐड कर दें तो कितना आएगा, इनके अगर 15 टर्म को ऐड कर दें तो ये 76 आएगा। यही तो आया है। इसके 16 टर्म को ऐड करो, यही तो करोगे ना तुम। इसके 16 को टर्म को अगर ऐड करोगे 16, तो तुम लिखोगे 16/2 इंटू 2a 2 × 1 प्लस n-1 इंटू d है 0.5। यही तो करके आया है ये 76। तो बेसिकली ये वो एपी है जिसका 7 टर्म तक तो हमने लिखा है, लेकिन 8 9 10 ऐसे ही करते करते 16 टर्म तक जाएं और इन सबको ऐड कर दें तो ये 76 होगा। बात सही है। अब देखते हैं ये वाला जो मेरा आंसर आया है 20, इसका क्या एपी बनता है और क्या इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है क्या वो एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें क्या आया मेरा a = 5 आया, तो इससे भी एपी लिखा जाए। कहां पे लिखूं, यहां पे लिखता हूं। एपी क्या बनेगा, a मतलब पहला 5, दूसरा टर्म क्या होगा d-½ है, मतलब इससे आधा कम। ऐसे लिखोगे ना, दूसरा वाला टर्म लिखोगे a + d होता है, तो d a के जगह पे तुम लिखोगे 5 माइनस d के जगह पे हो गया हाफ, तो 5 × 2 -1 9/2, 9/2 कितना होता है 4.5। वही तो हुआ, 5 में से आधा कम 4.5, 4.5 आधा कम है ना 5 से। तो मैं इतना कैलकुलेट करने की बजाय मैंने सीधा लिख दूंगा मैं यहाँ पे 4.5। यही होता है जब आप कोई भी चीज को लॉजिक से समझते हो। दूसरा बच्चा क्या करेगा, 5 -1/2 करेगा, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेगा 5 × 2 10, 10 - 1 लिखेगा 9, 9/2 करेगा, फिर लिखेगा 4.5, राइट। तो मैंने लिख दिया 4.5। अब फिर इससे भी आधा कम तीसरा टर्म होगा 4, इससे भी आधा कम 3.5, इससे भी आधा कम 3, फिर 2.5, फिर 2, फिर 1.5। अब लिख लेते हैं, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, और 2 सातवां टर्म। अब टिक कर लिया जाए तीसरा और सातवां। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म 6 होना चाहिए और उनका प्रोडक्ट होना चाहिए 8। देखो तो थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म को ऐड कर दिया, 4 + 2 6 हो रहा है, और इनका प्रोडक्ट 4 × 2 ये भी 8 हो रहा है। तो ये सीरीज भी सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। और इस सीरीज को अगर तुम 1 से लेकर के 16 टर्म तक ऐड करोगे तो ये 20 आएगा, क्योंकि ये घटता हुआ सीरीज है। 5 के बाद 4.5, 4.5, 4 के बाद 3.5,
घट रहा है, इसलिए इसका वैल्यू कम आ रहा है। 16 टर्म तक जब जाएंगे तो तुम सोचो, 16 टर्म तक जब जाओगे तो कुछ नेगेटिव भी तो आएगा, जीरो आएगा, फिर माइनस आएगा, वो घटेगा ना आपस में, तो इसलिए 20 आ रहा है। लेकिन इस वाली सीरीज में ऐसा नहीं है, ये बढ़ रहा है, 1 के बाद 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, इसलिए जब 16 टर्म तक जा रहे हैं तो इसका ऐड करके 76 दे रहा है। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि ये जो दोनों सीरीज हैं, ये वाला सीरीज, ये वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ये वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इन दोनों में थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म तुम देखो तो इन दोनों का एडिशन 4 + 2 6 आ रहा है, इसमें भी 2 + 4 6 आ रहा है, और इनका मल्टीप्लीकेशन 8 आ रहा है, यहां पे भी इसका मल्टीप्लीकेशन 8 आ रहा है। ये इत्तेफाक की तो बात है, लेकिन मैथ का कितना ब्यूटी है, मैथ मैथ का कितना अच्छी बात है कि मुझे दोनों सीरीज निकाल के दे दिया इसने। क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि मुझे ऐसा बताओ, ऐसा एपी बताओ, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16। अच्छा, एपी भी नहीं पूछा उसने, उसने पूछा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, जो कि हमने यहां निकाल लिया। हमारा क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया था। लेकिन अगर मैथ इस क्वेश्चन में यह भी पूछा हुआ होता कि मुझे ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताइए जिसका थर्ड और सेवेंथ टर्म को ऐड करने पे 6 आ जाए एंड थर्ड और सेवेंथ टर्म को मल्टीप्लाई करके 8 आ जाए, अगर ऐसा भी पूछा होता तो भी मैं बना देता। मैं बोलता कि एक तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये भी है और एक आंसर ये भी है, दोनों आंसर पॉसिबल है। अब तुम सोचो, कभी तुम अपने दिमाग से, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से कभी ये चीज बता पाते, कभी इसको बना पाते? लेकिन मैथमेटिक्स के कारण हमने ये दोनों चीजें आंसर रख दी हमने। ये वाला भी पॉसिबल है और ये वाला भी पॉसिबल है। ये सीरीज भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2 + 4 6 हो गया, 2 × 4 8 हो गया, और ये वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, बात इतनी है कि इन दोनों का अगर 16 टर्म को अगर जोड़ देते हैं इस वाली सीरीज में, 16 टर्म तक अगर जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो 76 आएगा। बात सही है, क्योंकि बढ़ रहा है, देखने में भी लग रहा है मुझे ये बढ़ रहा है, 1.5, 2, सेवेंथ टर्म पे 4 हो गया, वैसे ही 8, 9, 10 टर्म जाएंगे तो वैसे ही बढ़ता जाएगा, तो हो सकता है ऐड करके 76 आ जाए। और हो सकता है क्या, हो भी रहा है, हमने देख लिया ऐसे फॉर्मूले से। और इसमें भी सही है, ये 20 भी सही है, क्योंकि ये घटने वाला सीरीज है, इसके 16 टर्म तक जाएंगे तो कुछ नेगेटिव भी मिलेगा, और इन सबको ऐड करके 20 मिलेगा। तो इसलिए इसलिए आपका जो डाउट था कि सर ये कैसे पॉसिबल हो रहा है कि दोनों 76 भी सही आंसर है, 20 भी सही आंसर है, जी ऐसे पॉसिबल है, देख लो तुम्हारे आंखों के सामने है। अब इससे ज्यादा क्या कोई प्रूफ दे सकता है? और ऐसे देखना भी चाहिए बच्चों तुम्हें, यही मैं बार बार कहना चाह रहा हूं। अपना एम दिमाग से बिल्कुल हटा दो कि मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दिमाग से अपना एम हटा दो कि जी मुझे एग्जाम में मार्क्स स्कोर करना है। अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एम ये रखो कि मुझे समझना है, बाकी सब बाई प्रोडक्ट है बच्चों, ट्रस्ट मी, सब बाई प्रोडक्ट्स हैं। मार्क्स, कंपटीशन, जॉब, सब बाई प्रोडक्ट्स हैं, सब मिलेगा। या तो एक कॉल आ गया था, सॉरी। तो ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखो, अ लैडर हैज rungs 75 सेंटीमीटर अपार्ट। तो भाई साहब एक सीढ़ी है, ये देखो ऐसे दिख रही है, ये सीढ़ी है, ये पूरा का पूरा। और ये जो सीढ़ी में जो स्टेप्स बने होते हैं ना बच्चों, ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ये वाला, ये सब 25 सेंटीमीटर अपार्ट है। वो यही बोल रहा है, रंग्स बोलते हैं उसको। ओके, जो ये रंग्स हैं, जो कि ये है,
ये आपस में 25 सेंटीमीटर दूर दूर पे है। ओके, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। तो सही है, देखने में भी लग रहा है। सबसे नीचे वाला जो स्टेप है सीढ़ी का, जो रंग है वो है 45 सेंटीमीटर। उसके बाद वाला छोटा हो गया, कितना छोटा हुआ ये नहीं बताया अभी तक, लेकिन यूनिफॉर्मली घट रहा है। ये और छोटा हो गया। ऐसे ही घटते घटते जो लास्ट वाला है ये 25 सेंटीमीटर है। ठीक, और सीढ़ी की लंबाई दी हुई है 2.5 मीटर, या यूं कहें तो यहीं पे लिख दूं क्या, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है तो हम इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको लिख देते हैं 250 सेंटीमीटर। 2.5 मीटर को लिखेंगे ना 250, कैसे? 2.5 मीटर मतलब 2.5 मीटर, 2.5, और 2.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 250 सेंटीमीटर। डन। तो ये मैंने वहीं पे लिख दिया क्वेश्चन के ऊपर ही, अपार्ट। फिर क्या पूछता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। अच्छा, मतलब मुझे लकड़ी कितनी लगेगी इसको बनाने में, इसको बनाने में, सीढ़ी को बनाने में नहीं, ओनली रंग्स की बात हो रही है। इस वाले स्टेप को बनाया, फिर इसको बनाया, फिर इसको बनाया, ऐसे ही करके सबसे ऊपर वाले को बनाया, तो कितनी लकड़ी लगेगी, तो सबको ऐड कर देंगे, उतनी लगेगी। ठीक है, तो कैसे करें, ऐड कर देंगे, और क्या, कुछ करना ही नहीं है। सबसे नीचे वाला कितना है, 45 सेंटीमीटर है, प्लस 45 सेंटीमीटर सबसे नीचे वाला हो गया। ये वाला, ये मुझे पता नहीं है, ये मुझे नहीं पता है कि कितना है। ठीक है, तो नहीं पता है तो ऐसे डॉट डॉट कर देते हैं, मान लेते हैं कुछ होता होगा यहाँ पे, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं, लास्ट में जाकर के ये वाली जो स्टेप है या रंग्स है, ये कितना सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही 25 सेंटीमीटर आया होगा, और यही इस पूरे को जोड़ देना है, यही आंसर है मेरा। इसको किसी भी तरीके से अगर ऐड कर दिया जाए तो यही मेरा आंसर है। ठीक है जी, ओके। अब एक चीज तय है, एक चीज तो ये बोल रहा है कि रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ। ये बात पे ध्यान दिया जाए, जो रंग्स है वो डिक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली इन लेंथ। तो मुझे इतना पता है कि अगर पहला वाला रंग का साइज 45 सेंटीमीटर है, तो इसके बाद जो भी रहा होगा उसमें यूनिफॉर्म डिक्रीमेंट है, मतलब 45 में से कुछ घटा हुआ होगा डी, 45 माइनस डी। फिर आगे ये दूसरा वाला है, ये पहला वाला है, वैसे ही तीसरा वाला, इसमें से जितना पहले था 45 माइनस डी, इसमें से डी कम, 45 माइनस डी तो था ही, उसको भी मिटाना पड़ेगा, इसलिए मैं नीचे लिखता हूं। अब वही है ना, स्पेस ही नहीं, क्या करूं। 45 माइनस डी, इसमें से डी कम, तो मैं इसको 45 माइनस डी 2d लिख दूं, 45 माइनस 2d, ये हो गया तीसरा वाला रंग। ऐसे ही करते 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 मैं जब लास्ट पे पहुंचा हूं तो वो है 25। और यही मुझे चाहिए, इनका एडिशन। तो पहली बात देख लेते हैं, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ये लोग, तो देख लो कैसे चेक करेंगे। इसमें से इसको घटाओ, 45 माइनस डी में से 45 घटा दिया, क्या बचा, माइनस डी। तो जो डिफरेंस है डी, मतलब कॉमन डिफरेंस,
ये आ रहा है -d। ओके, इस वाले में से इस वाले को घटा दो, तो 45 माइनस 2d माइनस 45 माइनस डी, तो क्या आएगा 45 माइनस 2d माइनस 45 प्लस डी। अभी भी क्या आया, d में से 2d चला गया, माइनस डी। तो हमने देख लिया कि जो कॉमन डिफरेंस है ये माइनस डी है हर जगह। तो इतना तो तय हो गया कि ये जो बन रहा है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। जो भी मुझे ऐड करना है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये मुझे पता चल गया, जिसका कॉमन डिफरेंस है -d। तो मैं ऐसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा ये फर्स्ट टर्म है, ये 45 माइनस डी ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म मतलब ये पहला रंग, ये देखो फर्स्ट रंग 45 सेंटीमीटर, दूसरा रंग 45 माइनस डी वो ये वाला है, तीसरा 45 माइनस 2d। ऐसे ही करते 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 25 तक हम पहुंचे। अब ये नहीं पता कि ये 25 कौन सा नंबर पे है। जैसे ये तीसरा रंग है ना 45 माइनस 2d, ये नहीं पता कि 25 कौन से रंग पे है। ठीक है, तो इसको हम पता कर सकते हैं क्या, पता कर सकते हैं। देखो आपका ये बोल रहा है कि जो हाइट है ना ये पूरा का पूरा सीढ़ी का, लैडर का, ये 250 सेंटीमीटर है। खुद सोचो, अगर मैं इसी पे करते हैं, अगर मैं मेरी इतनी बड़ी बस सीढ़ी होती, बस इतना, तो इसमें कितने रंग हैं, 1 2 3। मैंने आपको सीढ़ी का हाइट दे दिया 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर में कितने रंग हुए, देखो कितने स्टेप्स हुए, 1 2 3। अगर 25 मीटर देता तो सिर्फ इतनी हाइट होती, तो 25 मीटर की, तो 2 स्टेप्स होते, 1 2। ये 2 कैसे निकले, तो जितना ये हाइट है 25 डिवाइडेड बाई 25, जितना भी आता है उसमें से एक ज्यादा। जैसे अगर मैंने आपको हाइट दिया ही होता सीढ़ी का 25, तो 25 डिवाइड बाई 25 कितना है 1, और 1 प्लस 1, तो ये क्या निकल गया, नंबर ऑफ रंग्स। नंबर ऑफ रंग्स कितने आ गए, 2। अगर 25 मीटर हाइट होता तो, क्लियर। मान लो 25 मीटर नहीं 50 मीटर हाइट होता तो, 50 मीटर होता तो मैं ऐसे निकालता 50 बाई 25 प्लस 1, देखो कितना है, 25 दूना 50, 2 प्लस 1 3। और बात भी सही है। अब मेरे पास रंग कितने हो गए, 1 2 3, 3 स्टेप्स हैं। स्टेप्स को ही रंग बोलते हैं, ओके, रंग्स 1 2 3। तो 50 मीटर की हाइट है तो इसमें 3 है, और इसी तरीके से निकल भी गया, देखो। तो वही मैं बोलूंगा, अगर मेरे पास 250 सेंटीमीटर की हाइट है यहां तक, तो कितने रंग्स होंगे। तो निकालने के लिए मैं यहां पे 50 की जगह पे 250 रख दूंगा, तो क्या होगा 25 10 10 प्लस 1 11। तो मुझे इतना पता चल गया कि अगर मुझे लास्ट वाला जो मेरा स्टेप है लैडर का वो 25 सेंटीमीटर है, तो ये 11वें नंबर पे होगा। जैसे देखो पहले नंबर पे 45, दूसरे नंबर पे 45 माइनस डी, ये था ना 45 माइनस डी, तीसरे नंबर पे 45 माइनस 2d, देखो ये तीसरा नंबर 45 माइनस 2d। वैसे ही करते करते अगर मैं 11वें नंबर पे पहुंचूंगा तो 25 सेंटीमीटर मिलेगा। ये हमने निकाल लिया 11। क्लियर है जी। कैसे निकाला हमने 11, क्योंकि हमें पता है कि 25 मीटर का एक स्टेप है, इसमें 2 रंग्स होते हैं, 50 मीटर पे 3 हो जाएंगे। तो वैसे ही अगर 250 मीटर का है तो ये कितने नंबर पे आएगा,
11वें नंबर पे। ठीक है, तो हमें इतना पता चल गया बच्चों कि ये जो 25 है ये 11वें नंबर पे आता है। बस इसको ऐड कर लो, क्या परेशानी। हमें इसका सम चाहिए ना, इसका सम चाहिए, और मुझे पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो सम ऑफ 11 टर्म्स इक्वल टू n/2 मतलब 11/2 इनटू पहला टर्म और आखिरी टर्म पता है, तो क्यों ना वो वाली फॉर्मूला लगा दिया जाए, a प्लस एल, ए प्लस एल। ए के जगह पे क्या है जी 45, एल के जगह पे क्या है जी 25, क्या आ गया है 11/2 इंटू 70, ये कितना आ गया 35। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 और 38, 385 सेंटीमीटर। अब तुम खुद देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन कितना 2 लाइन का। लेकिन बात यह है कि हर कोई ये सॉल्यूशन नहीं ले पाएगा, हर कोई नहीं बना पाएगा। तो फोकस किस पे है बच्चों, फोकस क्या आपके कैलकुलेशन पे है, नहीं, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग पे है। हम यहां तक पहुंच पाए 2 स्टेप में, हमने जो बना दिया वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज की बदौलत बनाया है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग की बदौलत। पहले तो ये समझ में आ जाए कि इसको ऐड करना है, इन सबको, इसको इन सबको ऐड करना है। क्यों, क्योंकि मुझे बोल रहा था कि लेंथ ऑफ वुड कितना, कितनी लकड़ी की जरूरतें हैं, कितनी लेंथ होनी चाहिए उसकी। तो मुझे पता चल गया कि अगर लेंथ मुझे निकालना है तो इन सभी रंग्स को ऐड कर दिया जाए। जब मैंने ऐड करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि जी ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों पता चला, क्योंकि ये बोल रहा है कि यूनिफॉर्मली लेंथ कम हो रही है, इसलिए मुझे पता चला कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये वाले। और जब मुझे ये पता चल गया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो किसी भी तरीके से मुझे यहां तक ऐड करना था। ऐड करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि ये 25 कौन सा नंबर ऑफ टर्म है। वो हमने पता कर लिया ऐसे, 250 मीटर की हाइट थी, तो हमने पता कर लिया कि 25 ये कौन से नंबर पे आएगा, और उसके हिसाब से ये ऐड हो गया यहाँ पे। ठीक है जी, और क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन को देखते हैं। द हाउस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंजिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। अच्छा, तो ऐसा घर बना हुआ है बेसिकली। कैसे बनाए घर को, मान लो ये घर है ना? दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। ठीक है, ऐसे ही करते करते ये पहला घर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, दिस इज 1 नंबर, 2 नंबर हाउस, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे ही करते कितना बोल रहा है कि 49, 49 घर है जी। शो दैट देर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स such that the sum of the number of houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the number of houses following it। ओके, तो कोई बोल रहा है कि बीच में एक घर है, ऐसा एक घर है जो x नंबर पे है। क्वेश्चन ही बोल रहा है there is a value x such that the sum of number of houses preceding। तो मुझे थोड़ा सा और आगे बनाना चाहिए इसको। ऐसे ही करते 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 49 यहां पर बना देते हैं। ठीक है बच्चों, और जी साहब x को, x वाला जो घर है उसको
यहां पे बना दिया जाए। ठीक है, ये x नंबर का घर है, तो इसके पहले वाले घर का नंबर क्या होगा? इसके पहले वाले घर का नाम होगा, नंबर होगा जस्ट पहले वाले का x-1 घर, और इसके जस्ट बाद वाले का नंबर क्या होगा? x+1 घर। और ऐसे ही करते करते कहां तक गया ये? 49 घर तक। अब देखते हैं क्वेश्चन। शो दैट देर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x। तो हाउस नंबर x को प्रीसीड करने वाले कितने घर हैं यहां से लेके यहां तक? बोल रहा है इनका सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस, चलो सम कर देते हैं, प्रीसीडिंग x मतलब यहां से लेके यहां तक का सम, ओके, प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट। तो x को फॉलो कितना कर रहे हैं हाउस? वो कर रहे हैं यहां से लेके यहां तक। ठीक है जी। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि ऐसा x एक एग्जिस्ट करता है, एक ऐसा घर है जिसमें इस घर के पहले का अगर नंबर को ऐड कर दिया जाए और बाद वाले को ऐड कर दिया जाए, इस घर के बाद वाले को, ये वाला, तो ये दोनों बराबर आएंगे। मतलब इतना प्लस इतना, ये दोनों बराबर होंगे। ऐसा घर है। एंड बोल भी रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, बताओ ऐसा कौन सा घर है। पहली बात तो कि ये पहले तो डाइजेस्ट हो रहा है, तो मैं ये क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। तो कहीं रफ में कुछ करें क्या? यही कर देते हैं, फिर मिटा देंगे। एक मैं ऐसे ही रफ में दिखाता हूं। मान लो घर नंबर 1, घर नंबर 2, घर नंबर 3, ठीक, घर नंबर 4, 5, 6। ठीक है। तो मैं कैसे आपको बताऊं? चलो और आगे बढ़े। 7, तो अगर 7, 6, 13 और 6, 4, 12, तो बेसिकली तुम खुद देखो, मान लो 7 घर होते, ऐसे 7 घर होते, और मैं बोलता कि पांचवा नंबर जो घर है जी, उसके पहले जितने भी घर हैं उसको जोड़ दो। तो 1+2+3+4 कितने हो गए? 4, 3, 7, 7, 3, 10। इसका एडिशन कितना है? 10। और पांचवें नंबर घर के बाद को जोड़ दो तो कितना आता है? 13। ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कोई एक घर x है जिसमें उसके पहले सारे घर को जोड़ दिया जाए और उसके बाद वाले घर को जोड़ दिया जाए तो ये दोनों बराबर है। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है 49 घर में से। टोटल 49 घर है। यहां पे कितने घर थे? 7। तो मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा दिया। या मान लो क्वेश्चन ऐसा होता कि जी टोटल 7 घर हैं, मैंने नया क्वेश्चन बना दिया, टोटल 7 घर हैं, उसमें से मैं मुझे वो घर बताओ, उस घर नंबर, उस हाउस नंबर को बताओ जिसके पहले जितने भी घर को ऐड कर दो वो वाले घर 3 कम हैं अगर बाद वाले को ऐड कर दो। तो देखो 5 के बाद वाले को ऐड कर दिया तो 13 है, और 5 के पहले वाले को ऐड कर दिया तो 10 बन गए। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहां तो हमने बता दिया है, लेकिन मैंने आपको ये नहीं दिया हुआ होता, बोलता कि टोटल 7 घर हैं, आप मुझे ऐसा घर नंबर बताओ
जिसके पहले ऐड कर दूं तो 10 हो जाए, और जिसके बाद वाला ऐड कर दूं तो 13 हो जाए, मतलब बेसिकली 3 कम हो जाए। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। आप चाहो तो इसको भी बना करके देख सकते हो अपने टाइम पे। तो ये मैंने आपको क्यों बताया? मैंने आपको बताया कि पहले डाइजेस्ट तो हो जाए आपको, कि हाँ ऐसा पॉसिबिलिटी है, कोई एक हाउस नंबर रहा होगा जिसके पहले इन सबको ऐड कर दिया जाए तो ये वाला, और फिर उसके बाद वाले को ऐड कर दिया जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। पहले इस बात पे यकीन भी तो हो जाए। ठीक है, अब सोचो, मुझे बच्चों 1 से लेके x-1 तक ऐड करना है। कितना होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे ही x-1 तक ऐड कर रहे हैं। आपको याद है जो हमने आपको नेचुरल नंबर वाला बताया था? अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे ही करके मान लो मुझे 30 तक ऐड करना है, तो क्या आंसर था? 30 इंटू 30 से एक ज्यादा 31/2। यही तो आंसर था, सिंपल। क्योंकि 1 से शुरुआत हो रही है, इंपॉर्टेंट ये है शुरुआत 1 से हो रही है, और ये 30 तक जा रहा है, तो इसका आंसर ये है। हमने नेचुरल नंबर वाले में देखा था ना। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं प्लीज प्लेलिस्ट के हिसाब से देखो, क्योंकि मैं बार बार चीजों को रिपीट नहीं कर पाऊंगा, है ना। सो अगर उसी तरीके से 1 से लेके x-1 तक ऐड करना है, तो क्या मैं इसका शॉर्टकट में आंसर लिख दूं सीधा? इसका आंसर होना चाहिए x-1 इंटू x-1 से एक ज्यादा, तो x-1 से एक ज्यादा, 1 1 कट के x ही तो होगा, x-1 से एक ज्यादा x होगा, डिवाइडेड बाई 2। तो इन घरों को, 1 से लेके x-1 जो ये घर हैं, इन घरों को मैंने जोड़ दिया है, और ऐड करने के बाद इतना आया। आपको यकीन नहीं है तो आप ऐसे करके देख लो, सम ऑफ x-1 टर्म इक्वल टू x-1/2। कितने टर्म्स हैं x-1? देखो, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, वैसे ही x-1। तो मैं बोल रहा हूं सम ऑफ x-1 टर्म इक्वल टू n/2, ये था ना फॉर्मूला, इंटू 2 इंटू ए की जगह पे क्या है जी? 1, तो 2 इंटू 1 प्लस n-1, ये है n, x-1 -1 n-1 इंटू डी, और डी कितना है? 1। करके देखो, x-1/2 इंटू 2 प्लस x-2, 2 2 कट गया, तो फाइनली क्या बच गया? x-1 इंटू x/2। और ये मुझे करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि हमने सब कुछ अपना वो जब नेचुरल नंबर वाली चीजें मैंने आपको एडिशन बताई थी इसके बारे में, तो यही चीज एक्सप्लेन किया था। आएगा ही आएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले फॉर्मूला से भी बनेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मेरे पास ये वेपन भी है तो मैं आसानी से कर सकता हूं ना यार। नेचुरल नंबर वाला मुझे पता है कि अगर यहां तक ऐड करना है तो इतना ले लो, इसमें से एक ज्यादा कर दो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो। अब आपको समझ में आ रहा हो कितना फायदा है। उस वक्त आपको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, बट उस वक्त भी समझ में आना चाहिए था। फायदा तो है जी इसका, इतना करने की वजह सीधा ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसको ऐड कर दिया जो कि ये आया, दिस शुड बी इक्वल टू, अगर ये यहां से यहां तक ऐड कर दिया, कहां से कहां तक? x+1 से लेकर के 49 तक, यहां से यहां तक। अब क्या करें? x+1 से अगर 49 तक ऐड करना है तो क्या किया जाए? अब इसके दो तरीके हैं। या तो दोबारा तुम वही सम ऑफ टर्म्स, यहां पे टर्म गिन लो, x+1 से 49 तक कितने टर्म्स होंगे। ठीक है,
सोच रहा हूँ बताऊं कि नहीं बताऊं दूसरा वाला तरीका, लंबा वाला। तो चलो एक हिंट दे देता हूँ। एक तो की तरीका ये है कि तुम अपना नेचुरल तरीके से जो आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीखा है, आपको क्या करना है, यहां से यहां तक ऐड करना है ना बच्चों। तो कैसे करेंगे? सम ऑफ एन टर्म्स, मुझे एन नहीं पता अभी, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि ये यहां से यहां तक कितने टर्म्स हैं, लेकिन मुझे पता है कि 49 तक है ना। ये 49th टर्म है और ये है x+1 टर्म। तो सोचो, जब एक से स्टार्ट हुआ था तो ये 49 टर्म था टोटल। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि x+1 से लेके ये 49 तक कितने टर्म्स होंगे, तो मुझे पता है ना ये कितने टर्म्स होंगे। जैसे ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके, मान लो यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 ऐसे है। मैं बोलूं एक से लेके कितने तक टर्म है, 10, एक से लेके 10 तक है। लेकिन वही मैं बोल दूं कि 6 से अगर स्टार्ट करूं तो कितने टर्म्स हैं, तो कितना होगा, 10 - 6, 4 टर्म्स। अच्छा 4 नहीं 5 हो रहे हैं, सॉरी। देखो 10, एक से लेके यहां तक 10 टर्म्स थे, लेकिन 6 से लेके अगर 10 तक जाना है तो कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5। कैसे निकालेंगे, 10 - 6 +1, 10 में से 6 चला गया, 4 + 1, 5 टर्म्स। उसी तरीके से अगर मुझे 1 से 10 तक कितने टर्म्स हैं, 10, कैसे निकालेंगे, 10 - 1 +1। इसी तरीके से मैंने आपसे पूछा कि जी x+1 से लेकर के 49 तक कितने टर्म्स हैं, तो तुम क्या बोलोगे, 49 - x+1 +1। तो कितना आ गया, 49 - x - 1 +1। तो बेसिकली 49 - x, इतने टर्म्स हैं। तो 49 - x को मुझे ऐड करना है, तो मैं लिखूंगा सम ऑफ कितने टर्म्स, 49 - x टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म इक्वल टू n/2। तो 49 - x/2 इंटू 2 × a की जगह पे क्या है, x+1, 2 × x+1, 2a प्लस n-1, n क्या है, 49 - x -1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस क्या है, एक का है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, x के बाद x+1, x+1 के बाद x+2, तो 1 का डिफरेंस है। तो ये आ गया आपका 49 - x/2। फिर इसको मल्टीप्लाई करो जो भी आए, और बोल रहा है कि ये वाला और ये वाला जो भी आया ये दोनों बराबर है, और यहां से मुझे x की वैल्यू निकल जाएगी। करना ये है, समझ में आ गया, ओवरऑल मिशन यही है। अब मेरे पास एक और तरीका है, जैसे मैंने इसको आसानी से निकाल दिया था ना, x-1 × x/2। मैं बोल रहा हूं इतना सब कुछ करने की बजाय एक और आसान तरीका है। वो क्या है, वो अब दिखाता हूं। इसलिए पहले डिफिकल्ट वाला आपको दिखा दिया, और डिफिकल्ट वाला भी फाइनली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से तो बन ही जाएगा। लेकिन एक और तरीका बताऊं, देखो वो तरीका ये है, ब्लू यूज कर लेते हैं, कि मुझे पता है ना मुझे क्या चाहिए, यहां से लेके यहां तक चाहिए, यहां से लेके यहां तक का सम चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं कि ऐसा करते हैं, यहां से यहां तक का सम चाहिए, तो ये पूरा 1 से लेकर के 49 तक का सम निकाल लो, और इसमें से यहां से लेके x तक जो भी आया हो इसको घटा दो। तो यही वाला तो बच गया, यहां से यहां तक x तक घटा दिए तो ये ग्रीन वाला ही तो बच गया, ये वाला।
लेकिन ऐसे करने से सहूलियत कैसे हो रही है मुझे? सहूलियत ये हो रही है कि जी 1 से 49 तक अगर मुझे ऐड करना है, 1 से लेकर 49 तक, तो इसका तो फॉर्मूला सिंपल है। इस वाले के लिए लिख सकता हूँ 1 से 49 तक अगर ऐड करना है तो 49 इंटू 49 से एक ज्यादा 50 डिवाइड बाई 2। यहां से लेके मुझे x तक जाना है तो इसके लिए भी फॉर्मूला सिंपल है, x इंटू एक्स से एक ज्यादा x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। और इन दोनों को घटा दिया जाए आपस में, मतलब इसमें से x इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया जाए, तो ये वाला नहीं निकल जाएगा यहां से यहां तक। तो देखो कितने आसानी से सिर्फ उस नेचुरल नंबर वाली जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ी थी उसकी बदौलत बहुत आसानी से मैंने वो वाली चीज को ऐसे कर दिया। मतलब ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है यहां से यहां तक का एडिशन, ये और कुछ नहीं है बल्कि ये है। इसको लिख लेता हूं ऊपर में, 49 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों को मैंने इक्वेट क्यों कर दिया? क्योंकि क्वेश्चन ही यही कह रहा था। क्वेश्चन ये बोल रहा था कि x से पहले वाला घर जो कि ये आया x माइनस 1 इंटू एक्स बाई 2, और x के बाद वाला घर 49 तक, अगर इन इन x के बाद वाला जो घर है 49 तक इसको ऐड कर दें तो ये आया ये वाला, और ये दोनों बराबर हैं। क्वेश्चन ही बोल रहा है द नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड x is equal to the sum of numbers of houses following it. Sum of houses following it is equal to sum of houses preceding it. Sum of houses preceding it ये ग्रीन कलर में लिखा है, sum of houses following it ये ब्लू कलर में लिखा है। ब्लू कलर वाले को लाने के लिए ये आसान तरीका है, अदरवाइज पुराना तरीका भी मैंने आपको बता दिया था। बस अब इसको सॉल्व कर दो, यहीं से x का वैल्यू आ जाएगा आपको। x का वैल्यू लाने के लिए क्या करें, इस 2 को काट दें, पता है ना, या करना पड़ेगा मुझे? देखो इन दोनों में 2 का एलसीएम लोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, टोटल डिवाइडेड बाई 2। ये 2 इधर जाके कट जाएगा तो ये अभी से काट देते हैं, तो ये लोग काट दिया मैंने पूरा। अब करो मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 49 इंटू 50 कितना, 49 इंटू 50 कितना होता है भाई साहब? 2450, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। ये देखो ये वाला x कैंसिल हो गया बच्चों, ये x इधर चला जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 2450, ठीक है। तो इसको इनफैक्ट नहीं मल्टीप्लाई करते तो ही ठीक था, बताऊं कैसे? देखो 49 इंटू 50 ही रहने दो इसको ऐसे ही, इसका फायदा होगा कि हमें काटने में आसानी होगा। अब ये 2 से डिवाइड होगा तो ये 25 लिख दो यहाँ पे 25, और ये 2 उड़ा दिया। अब इसका फायदा ये हुआ कि हमें स्क्वायर रूट करना आसान हो गया। x इक्वल टू रूट अंडर 47 काम करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 इंटू 5, मेरे हिसाब से 35 आंसर होना चाहिए। अब इतना नहीं करूंगा, ये रूट निकाल लेना आप लोग, ठीक है, 35 होगा। यस -35 भी आंसर आएगा इसका, -35 भी होगा, लेकिन -35 रिजेक्ट कर देंगे हम, क्योंकि कभी भी घर का नंबर -35 हो सकता है क्या? घर तो या तो एक होगा या तो दूसरा घर होगा। -35 मतलब क्या है? मतलब कहीं अदृश्य भूतकाल में कोई घर है ना? तो -35 रिजेक्टेड, 35 एक्सेप्टेड।
ठीक है बच्चों, सो देखो ये नेचुरल नंबर वाली चीजें जो हमने पढ़ी थी कितना काम आ रहा है। इसको वैसे लंबे तरीके से बनाने में बहुत मेहनत लगेगी। हमने कैसे बना दिया, हमने सिर्फ और सिर्फ ये 4 सेंटेंस, इस 2 सेंटेंस में बनाया है। और इसके पहले जो मैंने टाइम स्पेंड किया वो तो सिर्फ आपको समझाने के लिए किया। अदरवाइज इसमें कौन सी समझ चाहिए। 49 इंटू 50/2 ये तो आपने निकाल ही लिया था, यहां से यहां तक ऐड करने के लिए। यहां से यहां तक मुझे ऐड करना है, तो उसके लिए पूरा ऐड करके x तक माइनस कर दिया। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर अपना टाटा बाय बाय। फिर जो है अपने जाके गेम्स खेलो, मजे करो। क्वेश्चन नंबर 5। A small terrace at a football ground comprises of 15 steps. कहाँ है 15 स्टेप, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही करके 15 स्टेप तक है। ये बेसिकली एक टेरेस है फुटबॉल ग्राउंड में। ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग। तो ये यहां से यहां तक 50 मीटर लॉन्ग है। ये जो टेरेस की लंबाई है ना बच्चों, ये 50 मीटर है। मतलब कुछ ऐसा है, ये है ऐसे लंबी सी टेरेस, ऐसे। ठीक है, इसकी जो लंबाई है यहां से यहां तक, ये है आपकी 50 मीटर। ठीक, थोड़ा अच्छे से बनाओ क्या, अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं। ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, ये। ठीक है, तो इसकी लंबाई होगी 50 मीटर, और ये जो विड्थ है ना वो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1/2। ये वाला, इसकी हाइट भी होगी है ना, ऐसे हाइट होगी। तो ये वाली जो विड्थ है, ये वाली यहां से यहां तक, ये है 1/2 मीटर, और हाइट 1/4 मीटर। ठीक है, ईच स्टेप हैज ए राइज ऑफ 1/4। अच्छा, तो इसके जो ऊपर वाला स्टेप है इसमें 1/4 प्लस 1/4, इससे 1/4 ज्यादा है। तो बोल रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। तो अगर मुझे टेरेस के लिए वॉल्यूम चाहिए तो एक स्टेयर का वॉल्यूम निकालते हैं, हर स्टेयर का वॉल्यूम निकाल निकाल के ऐड कर देंगे। तो चलो सबसे नीचे वाले स्टेयर की वॉल्यूम की बात की जाए। कौन से स्टेयर की, इस वाले की, यहां से यहां तक, ये जो स्टेयर बना हुआ ना बिल्कुल नीचे वाला, इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। तो कितना आ जाएगा, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम क्या होता है, ये क्यूबॉइड की तरह है ना, पहले ये भी तो देख लो, ये क्यूबॉइड की तरह है। एक स्टेयर, वन स्टेयर इज लाइक क्यूबॉइड, देखो ऐसा। और इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो मैं जो नीचे वाला स्टेयर है इसका वॉल्यूम लिख रहा हूं, लेंथ जो कि है 50 मीटर, इंटू विड्थ इसका है 1/2, इंटू हाइट है 1/4। इसी तरीके से अगर इस वाले ऊपर वाले स्टेयर का लिखें तो, इस वाले स्टेयर का, तो इसका लेंथ तो 50 मीटर ही है अभी भी, ये जो लंबाई है ये तो 50 मीटर ही है, विड्थ भी इसका अभी भी 1/2 ही है, लेकिन जो हाइट है वो इस वाले से, इस वाले स्टेयर से 1/4 ज्यादा है। तो पहले ये 1/4 था, तो इसमें 1/4 ज्यादा, इसको ब्रैकेट में डाल दो, डन। उसी तरीके से ये तीसरे वाले स्टेयर का अगर मुझे लिखना होता, और ये हम क्या लिख रहे हैं, ये वॉल्यूम है, याद रहे, वॉल्यूम।
क्योंकि क्वेश्चन भी पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट चाहिए ना, क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, तो ये है वॉल्यूम। ठीक है जी, तीसरे वाले स्टेयर का निकाला जाए। तीसरे वाले स्टेयर का भी बच्चों कितना होगा, लेंथ तो सेम ही है 50 इंटू विड्थ भी सेम ही है हाफ, लेकिन जो हाइट है वो अपने पहले वाले से जो कि 1/4 प्लस 1/4 था, 1/4 प्लस 1/4 था, इससे भी 1/4 ज्यादा हो गया। ये तीसरे वाले का है, तीसरे वाले का वॉल्यूम है। अब खुद सोचो, ये 1/4 प्लस 1/4, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 1/4? इसी को मैं लिख दूंगा 2 इंटू 1/4। इस वाले को 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 1/4? अब ऐसे ही करते करते लास्ट वाला स्टेयर कितना है, 15 स्टेप्स। ये वाला जो स्टेयर है ये कितना है, इसका भी वॉल्यूम लिख दिया जाए, ऊपर वाले स्टेयर का, इसका भी वही होगा 50 इंटू, विड्थ भी सेम है, लेकिन जो इसकी हाइट है, ये देखो पहले स्टेयर की हाइट 1/4, दूसरे स्टेयर की हाइट 2 इंटू 1/4, तीसरे वाले पे गए तो तीसरे स्टेयर की हाइट 3 इंटू 1/4, इसलिए 15 नंबर का जो स्टेयर है इसकी हाइट कितनी होगी जी, इसकी हाइट होगी 15 इंटू 1/4। अब हमें करना क्या है, हमें इन सबको ऐड कर देना है, क्योंकि बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड। तो बस टोटल वॉल्यूम पहले वाले स्टेयर को प्लस पहले वाला स्टेयर ये है, इसका वॉल्यूम, प्लस दूसरे वाले स्टेयर का वॉल्यूम, प्लस तीसरे वाले स्टेयर का वॉल्यूम, प्लस ऐसे ही करते करते 15 वाले स्टेयर का वॉल्यूम। इन सबको अगर ऐड कर दिया जाए बच्चों तो आंसर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो चलो सबको ऐड करते हैं, एक और स्लाइड लेना पड़ेगा। ऐड करते हैं, आओ देखते हैं। पहले वाले स्टेयर का वॉल्यूम कितना था, 50 इंटू हाफ इंटू 1/4, तो मैं लिखता हूं 50 इंटू हाफ इंटू 1/4 प्लस, अच्छा जानबूझ के मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, इसका आपको आंसर मिलेगा क्योंकि हमें फायदा होने वाला है। हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर जो है कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, है ना, बता रहा हूं क्या फायदा होगा देखना। दूसरे वाले स्टेयर का वॉल्यूम 50 इंटू 1/2 तो है ही, 2 इंटू 1/4, तो 50 इंटू 1/2 तो है ही, 2 इंटू 1/4। वैसे ही तीसरे वाले का 50 इंटू 1/2 तो है ही, इंटू 3 इंटू 1/4। और ऐसे ही करते 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 ऐड करते करते 15 नंबर तक जाना है, जो कि 50 इंटू 1/2 तो है ही, इंटू 15 इंटू 1/4। यही तो आया था, इन सभी को ऐड करना है। अब अगर इन सभी को ऐड करना है तो क्या मैं सभी में से 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 को कॉमन ले सकता हूं? देखो 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो इस वाले जगह पे क्या बच गया 1, तो मैंने लिख दिया 1 प्लस 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 कॉमन ले लिया, क्या बच गया 2, 2 प्लस 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 कॉमन ले लिया, क्या बच गया 3 प्लस, ऐसे ही करते करते कहां तक जाएगा,
50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 कॉमन ले लिया, क्या बच गया 15। देखो आसान हो गया अब मेरा काम। 1 से लेके 15 तक ऐड करना है। कोई शक इसमें, कोई दुविधा, कोई परेशानी? ऐसे चुटकी बजा के कर दोगे तुम ऐड। कैसे? इसको हम 50 लिख देंगे इंटू 1/2 इंटू 1/4। इसको ऐड करने आता है मुझे। जितना ये नेचुरल नंबर का एडिशन है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। जितना भी टर्म है लास्ट में वो लिख दो, इससे एक ज्यादा मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। देखो यही तुम्हारा आंसर है। और इसलिए मैंने पहले मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि मुझे सहूलियत हो गई यहां पे। 2 4 8 2 16, ये 16 को काट दिया, कितना आ गया 15 5 75, 750। और ये किस में दिया हुआ, मीटर में दिया हुआ, क्या है मीटर, मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, है ना। ये आपको यूनिट वाला चीज सिखाया क्या मैंने, यूनिट वाली चीज आई थिंक मैंने क्लास 8 में एक बहुत बढ़िया सब कुछ बताया हुआ है यूनिट के ऊपर। क्लास 8 में बताया था मैंने, क्लास 8 वाली जो लेक्चर है ना उसमें देखना। तो ये जस्ट नाम है बच्चों, जैसे यूनिट होता है ना, जैसे केजी होता है, लीटर होता है, वैसे ही ये मीटर क्यूब एक यूनिट होता है। तो ये है 750 मीटर क्यूब, ये है आपका आंसर। कितना कम टाइम लगा इतनी बड़ी कैलकुलेशन को, देखो कैसे एक आसान तरीके से बना दिया। ठीक है जी। कितना टाइम लगा इस इतने बड़े क्वेश्चन के लिए, 5 क्वेश्चन नंबर, स्टेयर बना हुआ है, ये बना हुआ है, वो बना हुआ है। क्या चीज चाहिए थी सोचो, सिर्फ और सिर्फ समझदारी, कि पहले वाले का वॉल्यूम, दूसरे वाले का वॉल्यूम, तीसरे वाले का वॉल्यूम, चौथे वाले का वॉल्यूम, चौथे वाले का मतलब 15th नंबर का वॉल्यूम, ऐसे ही सबको ऐड कर दिया तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है बच्चों। सो आई होप कि आई हैव डन जस्टिस टू योर दिस चैप्टर ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपके ऊपर है बच्चों कि आप कितना मेहनत करते हो, कैसे चीजों को सीखना चाहते हो, ये अब आपके ऊपर है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से जो करना था वो मैंने कर दिया। हाँ, ये मुझे नहीं पता है बच्चों कि मैं अभी फास्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ, सही तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कुछ चीज़ों को ऐड करना है, कुछ और भी एक्सप्लेन करना है, ये मुझे नहीं पता है। ये मुझे पता चलेगा आपके फीडबैक से, जब आप कमेंट करते हो या कमेंट करोगे जब भी आप चैनल पे, तो मुझे पता चलेगा। अगर आपका कमेंट सही भी है ना, जस्ट राइट इट कि सर आप जो भी पढ़ा रहे हो आप आपकी बातें समझ में आ रही है। बिकॉज मेरे पास फीडबैक नहीं है बच्चों एज ऑफ नाउ। तो ये जो भी कोशिश है मेरी, जिस तरीके से भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ये मेरे खुद के समझ से है कि आप लोगों को इस लेवल पे जा करके ऐसे बताने से आपको समझ में आएगा। ये मेरा खुद का सोचा हुआ, मेरा खुद का मेहनत किया हुआ चीज़ है ना। बट आप लोग फीडबैक देंगे तो मुझे और भी आसानी होगा इस चीज़ को समझने में कि हाँ इसी चीज़ को कुछ और भी चीज़ इंक्लूड करना है, स्लो पढ़ाना है। क्या पता आपको वॉइस ही क्लियर ना आ रहा हो, ये भी मुझे तो नहीं पता। मैं तो अपने लैपटॉप में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई डोंट नो कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है। क्या पता कुछ बीच में आपको वीडियो मिसिंग या कुछ समझ में ना आ रहा हो। सो वॉट एवर, जो भी आपकी फीडबैक है दैट वुड बी वैल्यूएबल फॉर मी। एंड इन केस आप वो चीज़ कमेंट में लिखते हो तो आई विल बी एबल टू इनकॉर्पोरेट दैट इन माई नेक्स्ट वीडियोस। ठीक है जी, चलो टेक केयर, पढ़ाई मन लगा के करो, एंजॉय करो, प्ले हार्ड, एंजॉय योर चाइल्डहुड। ओके, ओके बच्चों, बाय।